Hello everyone, my name is Arzu Gakkad and welcome to Shriram's IAS platform. आज के सेशन में we'll discuss the articles that are associated with 22nd of October. Let me give you a quick brief of what we will be doing today. Now as far as today's session is concerned, हम बात करेंगे Convention on Biological देखो आज के जो मोस्टली आर्टिकल्स हैं ना, जैसे नंबर 1 CBD, ये आपका जीएस बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट डोमेन के आर्टिकल्स हैं मेजरली। जीएस पेपर 3 प्लस प्रीलिम्स। क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशंस एक बहुत ही लेंदी आर्टिकल है, इट विल टेक टाइम, एंड में डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स लेंगे और आप नोट भी करते चलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑल्सो। जीएस पेपर 3 रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड, एंड काला अजहर डिसीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आपको क्या करना है, अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है पहले तो। कैसे? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन आपके पास है, प्लीज़ अपने फीडबैक शेयर करा करो। आई डू रीड द कमेंट्स, और अभी जो आपने इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रखे हैं, थैंक यू फॉर दैट। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि, और मतलब होता है ना कि देखो सामने से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, आपको भी अच्छा लगता है, काम करने में भी मज़ा आता है, लगता है कि हाँ आप योगदान दे रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में ये अगर हेल्पफुल हो रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है मेरे लिए। तो डू गिव योर फीडबैक्स, जेन्युइन फीडबैक्स। अच्छा लगता है फीडबैक दे रहे हो तो इसको शेयर भी करो विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, एंड यू कैन ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट होता है विश्वास होना वहाँ पर। आप विश्वास कर सकते हो, क्यों कर सकते हो कि सी वी आर सर्विंग द नेशन सिंस 1985, है ना। इतना लंबा समय तय करके आना वो तभी होता है जब विश्वास बना होता है, बच्चे विश्वास दिखाते हैं और रिजल्ट्स आते हैं। ऑफलाइन हम हैं, ऑनलाइन भी हम आ गए हैं, सो इसीलिए यू कैन शेयर दीज सेशंस। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। एक 9-year-old टाइग्रेस वॉज फाउंड, द कार्केसेस ऑफ दैट टाइग्रेस वॉज फाउंड। कहाँ पर? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। वो कहाँ पड़ता है? बूंदी में। तो बेसिकली ये कोटा के पास अगर आप देखो तो यहाँ ये पड़ता है। अब थोड़ा सा सरिस्का कहाँ है, रणथंबोर कहाँ है, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, वो आपको मैप में देखनी पड़ेंगी। तो होमवर्क क्या है आज का? अरेंजमेंट देखनी है। राजस्थान काफी बड़ा है, तो अच्छा कौन सी स्टेट का लार्जेस्ट एरिया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है, तो जितने भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स लगते हैं, यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा कोई मिनरल अगर मिलता है तो वो भी आप देखो। ऐसे ही आप स्टेट वाइज हर एक चीज़ कवर कर जाते हो, तो वो ह्यूमन जोग्राफी भी हो गई, एनवायरनमेंट सेक्शन भी हो गया, और आपका मेजर थिंग्स जो स्टेट से जुड़ी हुई हैं वो कवर हो जाएंगी, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ की रिवर कौन सी बहती है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ अगर कोई हिल्स यहाँ से गुजरती हैं तो ठीक है, तो वो देख लिया। कौन से लैटिट्यूड पे पड़ता है, इसके अगल बगल कौन सी इसकी एडजॉइनिंग नेबरिंग स्टेट्स हैं वो देख ली। सो दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन। अच्छा, अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में, मैंने आपको दिखाया, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो कि यहाँ पर आपको विंध्यास और अरावलीज दोनों देखने को मिलती है। मतलब अरावलीज भी हैं और विंध्यास की रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन विद द बफर एरिया ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी पड़ता है उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, और उसके सर्दर्न साइड पे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी पड़ता है। रिसेंट ही इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था 2022 में। चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है मेज, जो यहाँ से इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व से गुजरती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पर, आपको रॉकी क्लिफ्स एंड शार्प रिजेस जो है अरावलीज की वो सब देखने को मिल जाएंगे, एंड सर्टेन फ्लैट ऑफ हिल्स ऑफ विंध्यास भी। डोमिनेंट जो स्पीशीज है वो है ढोक ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, और एनिमल्स में लेपर्ड्स, जंगल कैट, गोल्डन जैकल, स्लॉथ बियर्स, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। कभी कभार क्या होता है, मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें स्पीशीज भी याद करनी है। देखो एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि अच्छा राजस्थान का ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इट इज डोमिनेटेड बाय लेपर्ड्स और स्लोथ बियर्स यहाँ बहुत मिलते हैं, तो कहीं की कुछ खासियत तो होगी ही ना। राइनोसॉर्स, वन हॉर्न राइनोसॉर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है वो? अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ा सा
देखो हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं होती है ना, तो खुद में भी क्यूरोसिटी होनी चाहिए, तो डू सर्च ऑल्सो। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, किसी को भी डाउट आ रहा है पॉलिटी में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बड़े बड़े भारी भारी फीस वाले कोर्सेज नहीं लेने हैं आपको। प्रज्ञा मैम इज टेकिंग दीज सेशंस फ्री ऑफ कोर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन रेफर देम एंड देयर नंबर ऑफ सीरीज दैट आर गोइंग ऑन बच्चे, यू कैन रेफर दीज सीरीज इन योर प्रिपरेशन। स्पून फीड सीरीज हैं, बाकी अदर मेंटर्स आर ऑल्सो टेकिंग दीज क्लासेज ऑन द प्लेटफॉर्म। क्वालिटी is being shared with you, so you can trust the quality, the content and the one who is guiding you in it, और पढ़ लो। ठीक है, काला अजहर के बारे में बात करते हैं। इंडिया could be at the threshold of eliminating this disease as a public health problem, with the country having managed to keep the number of cases under 1 in 10,000 per WHO as per the WHO parameters for elimination certification for 2 consecutive years now। समझ आ गया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बता देते हैं। कोई वैसे रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल इंग्लिश थी कि इंडिया ने मैनेज कर लिया है टू कीप द नंबर ऑफ दिस डिसीज, द केसेस ऑफ दिस डिसीज बिलो द थ्रेशोल्ड पिछले 2 सालों से। तो इंडिया इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर दिस एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन बाय WHO। जो एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, इंडिया इज मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट। WHO ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है फॉर एलिमिनेशन, मतलब कंट्री में इट मस्ट हैव फ्यूअर देन 1 केस पर 10,000 पीपल इन द अफेक्टेड एरियाज, एंड इंडिया इज क्लोज टू एलिमिनेट काला अजहर एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। काला अजहर जो है ये सैंड फ्लाई होती है ना, उससे फैलता है। इसको और क्या बोलते हैं? विसरल लेशमनियासिस। ये अभी आपको ये टर्म दिखेगी, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता दे रही हूं। इसको क्या बोलते हैं? विसरल लेशमनियासिस। इट इज अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दीज सैंड फ्लाई बाइट्स। वो जो पैरासाइट है इनसे फैलता है। इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन पैरासाइट लेशमनिया डोनोवानी। इट इज ट्रांसमिटेड कैसे होता है इंसानों में? ये इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई है, फ्लीबॉटमिनस अर्जेंटाइप्स। ये सैंड फ्लाई जब बाइट करती है तो वहां से फिर ये आपके अंदर आता है। ये डिसीज अफेक्ट करती है सम ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल, जिनको एंड इज एसोसिएटेड बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, इम्यून सिस्टम कमजोर है, एंड देयर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल्सो। मतलब समझ आया? ये कह रहे हैं कि काला अजहर इज मोस्ट कॉमन इन दोज रीजन्स, इन दीज पुअर रीजन्स, एंड अफेक्ट्स पीपल हु सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, जिनकी लिविंग कंडीशंस पुअर हैं, आसपास कचरा भी हो सकता है, सफाई नहीं रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी डिसीज हो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। कोविड-19 क्या है? कोई बुखार क्यों हो जाता है, वायरल क्यों हो जाता है? बस इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, कुछ नहीं होगा। जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो लपेटे में आ जाएगा। सो दैट इज द case here also. People with HIV or other conditions that make their immune system weak, they are also more likely to become sick from this infection also. क्या होता है? बुखार आएगा जाएगा, वेट लॉस होगा, लीवर में स्वेलिंग हो सकती है, दिस सीवियर एनीमिया हो सकता है। इतना मतलब इट कैन बी डेंजरस इफ नॉट ट्रीटेड ऑल्सो। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो विद इन 2 years. सो डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिकल साइंस देखते हैं, दे गिव एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस ऑल्सो, राइट? सो देर आर डिफरेंट एंटी पैरासिटिक medications that can treat kala azhar depending upon the symptoms. ठीक है, आगे चलिए लेट्स टॉक अबाउट the other article. India's National Center for Good Governance has initiated its first ever mild career training program for civil servants from BIMSTEC nations. पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है। तो ये आपका एक तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 से भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जीएस पेपर 2 से आप लगा सकते हो, इनिशिएटिव से भी यूज कर सकते हो, और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
यू कैन मेंशन सच इनिशिएटिव्स, इससे क्या फ़ायदे होंगे इसकी एनालिसिस करो, देशों के बीच में कैसे आप कोलैबोरेशन और बढ़ा रहे हो। और हम इसको जो आज हम पढ़ेंगे, हम बिम्स्टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बिम्स्टेक कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, वो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। पहले बिम्स्टेक के बारे में बताऊँ या इस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर लें? चलो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं पहले। India's National Center for Good Governance has launched this training program, specifically जो है मिड करियर सिविल सर्वेंट्स उनके लिए है, फ्रॉम द बिम्स्टेक कंट्रीज। पहली बार ये प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। सिविल सर्वेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको पता ही होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो। गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो द एम इज टू एनहांस देयर स्किल्स एंड द नॉलेज। सो टारगेट ऑडियंस आपकी क्या हो गई यहां पर इस प्रोग्राम के तहत? सिविल सर्वेंट्स हु आर एट अ मिड करियर स्टेज, दे हैव सम एक्सपीरियंस एंड दे आर लुकिंग टू गो एडवांस, मतलब फर्दर इन द करियर्स ऑल्सो। अब बिम्स्टेक नेशंस जो है, बिम्स्टेक की ना फुल फॉर्म आधों को नहीं आती होती है, तो याद कर लो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो याद करने के लिए ये निमोनिक याद कर लो, MBBS इन थाईलैंड। इससे आपकी सारी कंट्रीज कवर हो जाती है। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, एन से नेपाल, आई से इंडिया, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड दिस थाईलैंड। हो गई सारी कंट्रीज कवर। तो MBBS इन थाईलैंड। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? To focus on improving governance practices, sharing best practices, enhancing the effectiveness of civil service in the region. It will cover various aspects of governance, policy making, administration, public service delivery, सब कुछ। तो बिम्स्टेक को डिटेल में देख लेते हैं। बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स, जो मैंने आपको बता ही दिया है, जो बे ऑफ बंगाल के अराउंड लोकेटेड है। 6th of June 1997 में इट केम इनटू बीइंग, इट वाज फॉर्म्ड। साइनिंग हुई बैंकॉक डिक्लेरेशन की। इसके अंदर 7 मेंबर स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये सारे। इकोनॉमिक कॉपरेशन हो देशों के बीच में, बिम्स्टेक डील्स विद दैट आल्सो। मेन एम इज टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी इंप्रूव करें। तो एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है? 14 प्रायोरिटी एरियाज हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में इंप्रूव करना, ट्रैवल और टूरिज्म इंप्रूव हो मेंबर कंट्रीज के बीच में, साथ में काम करते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और अर्थक्वेक्स ऑल्सो, collaborating to fight against terrorism and organized crime also that crosses borders. ठीक है। So India is the leading country for several important areas in BIMSTEC, चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंट हो। और परमानेंट सेक्रेटरीट बिम्स्टेक का कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है। 16th Conference of Parties to the Convention of Biological Diversity is set to begin in Cali, Colombia. जो फर्स्ट टाइम मतलब न्यू बिगनर्स हैं उनको बहुत ही लेमन टर्म्स में बताऊंगी। पहले तो जहां पर भी आपको COP दिखे, COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग एक तरीके से, पार्टीज मतलब हु ऑल आर द मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर हैं, जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर हैं इस किसी पर्टिकुलर कन्वेंशन के, एग्रीमेंट का, राइट। तो यहाँ ना जैसे ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मान लो कुछ देशों ने मिलके इसको साइन किया हुआ, इसके मेंबर हैं, दे आर द पार्टीज ऑफ दैट। अब वो मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, राइट। सो CBD, Convention on Biological Diversity, with currently 196 contracting parties, एक most comprehensive बाइंडिंग, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो क्या है, मैं अभी कन्वेंशन को फॉर योर सेक, मतलब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने में, आई एम यूजिंग इट एज अग्रीमेंट। तो एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद है, कन्वेंशन किसके लिए है? ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे है। बायो मीन्स लिविंग, सो यू आर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी
ये इस कन्वेंशन का मकसद है, जिसमें इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम, जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट. सो इट वाज अडॉप्टेड इन 1992. ठीक है, मैं आपको पहले बिल्कुल ब्रीफिंग दे रही हूँ, फिर इसकी लाइंस भी डिस्कस करूंगी. सो COP16 का मतलब 16 टाइम it is happening a meeting. Countries will come, they will discuss the important issues related to biodiversity, they will review the progress also. last conference में जो हुआ, नए goals, नई strategies बनाएंगे, कैसे आपने endangered species को protect करना है, habitats की conservation कैसे होनी चाहिए, क्या strategies होनी चाहिए for sustainable development, वो सब discuss करेंगे. और इस बार जो इसको host करेगी वो है कली कोलंबिया. समझ आ गया यहाँ तक? अब ये लाइंस भी समझ आ जाएंगी. तो इसके अंदर अभी 196 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं. दे आर दी मेंबर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट. ये बाइंडिंग है. इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, राइट. वॉलेंट्री नहीं है, बाइंडिंग. जो निर्णय लिया सब पे बाइंडिंग होगा. एंड दिस वाज ओपन फॉर साइनिंग एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रायो डी जेनेरियो 1992 में. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, जिसके अंदर आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और हैबिटेट डाइवर्सिटी. फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज, कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो दैट मीट्स आवर नीड्स टुडे ऑल्सो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है अपने को. And there should be fair, ये बहुत important है, fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources. मतलब you are focusing on ensuring that all the countries they benefit fairly from the use of genetic resources. And when a country utilizes these resources, they should share the benefits also, like profits or research outcomes, whatever the case may be, when these resources are originated. Right? Let's talk more about it. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. It covered biodiversity at all the levels, ecosystem, species and genetic resources. ठीक है. Now CBD's governing body is the conference of parties. मतलब CBD is overseen by a group that is called conference of parties. Main decision making body है. And this COP, this ultimate authority of all the parties, of all the governments that have ratified the treaty, वो साल में 2 साल में एक बार मिलते हैं प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए, प्रायोरिटीज जो है आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे उसको सेट करने के लिए. ठीक है, जिन्होंने भी रेटिफाई किया हुआ है वो साल में 2 साल में एक बार मिलते हैं. सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल कनाडा में है. टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CBD ऑब्जेक्टिव्स, 2 इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वर अडॉप्टेड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है. इसके ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इस कन्वेंशन के 2 बाइंडिंग एग्रीमेंट्स अडॉप्ट किए गए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. यहां पर लिख लो, ये स्टैटिक पार्ट है. वैसे CBD के लिए आगे फर्दर CBD में ऐड कर लो चाहे. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वेंशन, 2 बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वर क्रिएटेड विद इन दिस फ्रेमवर्क. एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, 2000 में अडॉप्ट किया गया और 2003 में फोर्स में आया, जो क्या कहता है, जो रेगुलेट करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. एंड नगोया प्रोटोकॉल 2010 में अडॉप्ट किया गया, जिसका क्या मकसद है, टू एंश्योर दैट एनी रिस्क, बेसिकली it is creating a legal binding framework for accessing the genetic resources. Genetic material जो access करते हो आप from plants, from animals, from microorganisms, for various purposes it is used for. एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, रिसर्च में. सो ये प्रोटोकॉल कहता है कि देयर शुड बी इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ दैट बेनिफिट. उसके लिए आपके पास है नगोया प्रोटोकॉल. मैं इसको जितने लेमन टर्म्स में ले सकती थी मैंने लिया है. ठीक है, चलते हैं हमारे आज के अगले आर्टिकल पे. द इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन क्लाइमेट चेंज. एज द वर्ल्ड फेसेस इंक्रीजिंगली सीवियर एनवायरमेंटल चैलेंजेस, द बर्डन फॉल्स डिसप्रोपोर्शनेटली ऑन डेवलपिंग नेशंस. मैंने आपको बताया था भाई, तू तो डेवलप्ड हो गया है, अब जब बात आ रही है कि एनवायरमेंट तुमने तो पूरा बिगाड़ दिया, अब बर्डन हम पे आ जाता है, तो तुम्हें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमें फाइनेंस भी दो थोड़ा सा, क्योंकि हम
अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक हमेशा एक हॉट टॉपिक और एक क्रिटिकल टॉपिक रहा है इन ग्लोबल डिस्कशंस। उसको लेके मैं इस पे चर्चा करूंगी डिटेल में, बिल्कुल मतलब क्रक्स होंगे, मतलब डिटेल होगा, हेड टू टो। और ऐसा है, आपको लिखना है, ये स्टैटिक पार्ट भी है। ये आज का टॉपिक आप ऐसा लगा लो, करंट प्लस स्टैटिक एंड मेजर स्टैटिक, जिसमें ये 2 बड़े आर्टिकल्स हैं। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? तो यूनाइटेड नेशन, UNFCCC बोल देती हूँ, है ना, UNFCCC के हिसाब से क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? फाइनेंस क्या है? पैसा। वो पैसा दैट सपोर्ट्स द एफर्ट्स टू डील विद क्लाइमेट चेंज। वो कहीं से भी आ सकता है। वो पैसा कहाँ से आ सकता है? लोकल सोर्सेज हो सकते हैं, नेशनल सोर्सेज हो सकते हैं, और ट्रांसनेशनल सोर्सेज हो सकते हैं। लोकल सोर्सेज मतलब विद इन द कंट्री यू रेज द मनी, नेशनल सोर्सेज मतलब फंड दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, एंड ट्रांसनेशनल मतलब दैट फ्लोज बिटवीन द कंट्रीज। नाउ क्या यूज क्या है क्लाइमेट फाइनेंस का? क्यों, क्या पर्पस है इसके पीछे? एक है मिटिगेशन और एक है एडॉप्शन। क्लाइमेट फाइनेंस क्यों करना है? What is the reason? What are the uses of climate finance? Climate finance समझ आ गया? It refers to the money that support the efforts to deal with climate change. It is important because, see, use of climate finance is that it involves preventing greenhouse gas emissions, जो कि main driver है climate change का। तो आप you will fund the renewable projects ना, solar, wind power, ताकि आप mitigate कर सको the effects of climate change, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगी। एंड एडॉप्टेशन मतलब एडॉप्शन ही एडॉप्टेशन मतलब यू आर हेल्पिंग द कम्युनिटीज एंड रीजन्स टू प्रिपेयर फॉर एंड अडॉप्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक है डेवलप्ड कंट्री और एक है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री का क्या रोल है यहाँ पर? देखो, वेल्दी नेशंस के लिए है कि यू विल एक्सपेक्ट ना कि यू प्रोवाइड मोर ऑफ द फाइनेंस। क्यों? You have historically contributed the most to greenhouse gas emissions. तो आपकी तरफ से तो ज़्यादा पैसा आना चाहिए। Support is very essential for addressing the climate change and for assisting the developing nations also. आप developed हो, historically आपने पूरा environment की तहस-नहस कर दी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जो दूसरे वाला है, आपका छोटा भाई है, अब छोटे भाई के लिए आपने ऑलरेडी एनवायरनमेंट पूरा खराब कर दिया। मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म में समझा रही हूँ, राइट? अब वो आप भी इक्वल कंट्रीब्यूट करो, वो भी इक्वल कंट्रीब्यूट करे। वो कहे मैं तो अभी बड़ा ही नहीं हुआ, मैं तो डेवलप्ड ही नहीं हुआ, अभी तो मैंने तरक्की करनी है। सो डेवलपिंग नेशंस नीड क्लाइमेट फाइनेंस टू बैलेंस देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑल्सो। दे माइट नीड फंड्स ऑल्सो टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू एनहांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। क्यों चाहिए डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट फाइनेंस? क्योंकि, चलो इस पे बात करते हैं। वाई डेवलपिंग नेशंस नीड क्लाइमेट फाइनेंस? वाई डू दे नीड इट? पहला, कहाँ रहते हैं वो? ऐसी जगहों पे रहते हैं दैट आर मोर प्रोन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हरिकेन्स, लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ट्रॉपिकल रीजन स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल। दूसरा, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज आज भी, इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी लार्जली रिलाई करती है ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्रिटिकल सोर्स है उनका, लेकिन एग्रीकल्चर इज वेरी सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर बदला, रेनफॉल बदला, क्रॉप यील्ड खराब हो सकती है, फूड शॉर्टेज हो सकता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो सकता है, राइट? दे विल लीड टू इकोनॉमिक हार्डशिप। तीसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास। दे ऑफन लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज। दे माइट नॉट हैव एनफ मनी टू बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैं नहीं कह रही हूं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि 675 मिलियन पीपल डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ये। सो डेवलपिंग
nations need climate finance to address their vulnerabilities to climate change. Are you getting my point? Now, India is a country with ambitious goals to tackle climate change. But हमारे पास भी we have these significant financial challenges. हमें कुछ अपने टारगेट भी अचीव करने हैं. Like हमारा renewable energy capacity का टारगेट. India aims to have 500 gigawatt of known fossil fuel energy capacity by 2030. हमारा एक ये टारगेट है. फिर हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी काम कर रहे हैं. क्या प्लान है हमारा? टू प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ईच ईयर. फिर हम ईवीज की तरफ भी हमारा मकसद है. पैसा लगता है ना इन सब में. इन सबको अचीव करने के लिए वी रिक्वायर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी. इंडिया एस्टिमेट्स दैट इट विल रिक्वायर अबाउट 850 लाख करोड़, लगा लो $10 ट्रिलियन इन टोटल इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन 2020 एंड 2070 to achieve these goals of net zero emission. So that is why. Are you getting my point? समझ आ गया? तो ये बहुत ही important आर्टिकल था. तो अभी क्या है ना, 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, COP29 होगी, क्लाइमेट फाइनेंस को लेके होगी. टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहेगा, राइट? सो वहां फिर डिस्कशंस होंगी. It is clear that financial support for climate action is more important than ever, and developing countries need help to meet their climate goals and adapt to the effects of climate change. जो आपकी previous commitments हैं उस पर discussion होगी, new funding goals पे होगी, right? That is a critical need for developed nations to step up to provide that resource that is necessary for these countries, ताकि वो भी अपने climate efforts में succeed कर पाएं. ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो, you can ask me in the comment section. I'll meet you in another one. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning, all the best. Thank you.